नमस्कार। आज हम भारत में पिछले हफ्ते के कुछ अहम घटनाक्रमों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं, इंडियाज वीकली पॉलिटी डिप्लोमेसी एंड इकोनॉमी रिव्यू, उन्हीं के आधार पर हमारा इरादा है कि इन अलग-अलग सुर्खियों को जोड़कर शासन, कूटनीति, अर्थव्यवस्था और समाज की एक बड़ी तस्वीर देखी जाए। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। बिल्कुल। अक्सर ये घटनाएं अलग थलग सी लगती हैं, लेकिन हाँ, गहराई में देखें तो इनके तार जुड़े होते हैं और ये देश के जो व्यापक रुझान हैं, जो चुनौतियां हैं, उनको भी दर्शाती हैं। देखना दिलचस्प होगा कि ये अलग-अलग क्षेत्रों में कैसे गूंज रही हैं। हाँ, तो शुरुआत करते हैं शासन व्यवस्था से। एक मुद्दा जो अक्सर चर्चा में रहता है, केंद्र राज्य संबंध। तमिलनाडु सरकार पहुंच गई है सुप्रीम कोर्ट, राज्यपाल के एक फैसले के खिलाफ। अच्छा। मामला है राज्य विश्वविद्यालय विधेयक का, जिसे राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राष्ट्रपति के विचार के लिए रोक लिया है। इसने फिर से वो बहस छेड़ दी है, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां, संघवाद का सिद्धांत। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। ये भारत के संघीय ढांचे में मतलब एक लगातार चलने वाला मुद्दा लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। और यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि राज्यपाल की भूमिका वो अक्सर संवैधानिक प्रावधानों के साथ साथ राजनीतिक समीकरणों से भी प्रभावित होती दिखती है। सही कहा। संविधान का अनुच्छेद 200, हाँ, वो राज्यपाल को कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करने की शक्ति तो देता है, खासकर अगर वो मान लीजिए हाईकोर्ट की शक्तियों को प्रभावित करते हों या संविधान के प्रावधानों के शायद विरुद्ध हों। लेकिन किन परिस्थितियों में इसका इस्तेमाल सही है, यही तो अक्सर विवाद का कारण बनता है। तो ये मामला केंद्र और उन राज्यों के बीच जहां विरोधी दलों की सरकारें हैं, उस शक्ति संतुलन के नाजुक तार को छूता है। और ये सवाल भी उठता है कि क्या ये राज्य विधायिका के अधिकार क्षेत्र में एक तरह का परोक्ष हस्तक्षेप है। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, ये पहली बार तो है नहीं कि राज्यपाल के पद और शक्तियों पर ऐसे सवाल उठे हों। ये बहस तो चलती ही रहती है। अच्छा, अब एक और अहम न्यायिक फैसले पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरोगेसी एक्ट 2021 पर एक फैसला सुनाया है। हाँ, वो सरोगेसी वाला। हाँ, कोर्ट ने इच्छुक जोड़ों पर जो उम्र के प्रतिबंध थे, उन्हें पूर्वव्यापी रूप से लागू करने को असंवैधानिक कहा है। मतलब कानून बनने से पहले शुरू हुई प्रक्रियाओं पर लागू नहीं कर सकते। ये फैसला, हाँ, कानूनी निश्चितता और व्यक्तिगत अधिकारों के लिहाज से काफी अहम है। कोर्ट ने साफ कर दिया कि आप कानून को पिछली तारीख से लागू करके नागरिकों के अधिकार उन्हें बाधित नहीं कर सकते हैं, खासकर तब जब उन्होंने कानून बनने से पहले मतलब सद्भावना से कोई प्रक्रिया शुरू कर दी हो। ये फैसला अनुच्छेद 22, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, उसकी व्याख्या को और पुख्ता करता है, जिसमें प्रजनन संबंधी स्वायत्तता भी शामिल है ना? हाँ, इससे ये सवाल भी उठता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक विनियमन, इनके बीच सही संतुलन कैसे बने, खासकर सरोगेसी जैसे आप कह सकती हैं भावनात्मक और नैतिक रूप से जटिल मुद्दों पर। विधायिका के लिए भी ये एक संकेत है कि आगे कानून बनाते समय ऐसे प्रभावों का ध्यान रखा जाए। सही है। तो ये तो हुई देश के भीतर शासन और अधिकारों की बातें, लेकिन भारत की वैश्विक मंच पर भूमिका भी उतनी ही अहम है। और इस हफ्ते कूटनीति के मोर्चे पर तो काफी हलचल रही है। हाँ, लग रहा है। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। बातचीत में व्यापार, रक्षा, टेक्नोलॉजी सहयोग, ये सब तो था ही, लेकिन एक चीज जिस पर खास जोर रहा वो थी महत्वपूर्ण खनिज, क्रिटिकल मिनरल्स और सप्लाई चेन्स का विविधीकरण। ये कुछ नया संकेत देता है ना? निश्चित रूप से। ये सिर्फ एक रूटीन बातचीत नहीं लगती, ये भारत अमेरिका संबंधों के रणनीतिक पुनः समायोजन का हिस्सा लगता है, जैसा आपने कहा। पुनः समायोजन मतलब ये कि दोनों देश जो बदलती हुई वैश्विक भू राजनीति है, खासकर चीन पर निर्भरता कम करने की बात हो रही है और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को ज्यादा लचीला, ज्यादा भरोसेमंद बनाने की जरूरत है, तो उसके मद्देनजर अपने हितों को नए सिरे से परिभाषित कर रहे हैं, संरेखित कर रहे हैं। अच्छा। महत्वपूर्ण खनिज जैसे लिथियम, कोबाल्ट, रेयर अर्थ, ये भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए, जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियां, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, इनके लिए बहुत जरूरी हैं। हाँ, बिल्कुल। तो इन पर सहयोग न केवल आर्थिक सुरक्षा बढ़ाता है, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक स्थिरता के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ दो देशों का मामला नहीं है, इसका असर तो वैश्विक है। तो मतलब ये हुआ कि पारंपरिक रक्षा और व्यापार से आगे बढ़कर
भविष्य की जरूरतों पर आधारित एक नई साझेदारी बन रही है। अच्छा, इसी वैश्विक जुड़ाव की कड़ी में भारत ने मिस्र के शर्म अल शेख में जो शांति शिखर सम्मेलन हुआ उसमें भी हिस्सा लिया। हाँ, कीर्तिवर्धन सिंह कहते। हाँ, राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। पश्चिम एशिया में भारत के गहरे हित हैं, लेकिन वो किसी एक खेमे में जाने से बचता रहा है। बिल्कुल, और ये भारत के पारंपरिक रूप से संतुलित और आप कह सकती हैं सतर्क दृष्टिकोण को दिखाता है पश्चिम एशिया में। भारत वहाँ शांति और स्थिरता चाहता है क्योंकि उसके बड़े आर्थिक और ऊर्जा हित जुड़े हैं। बिल्कुल। लाखों भारतीय नागरिक भी वहाँ रहते हैं, काम करते हैं। तो शिखर सम्मेलन में भागीदारी इसी जुड़ाव को दिखाती है, बिना किसी जटिल संघर्ष में सीधे तौर पर उलझे। और इसी तरह विदेश मंत्री एस जयशंकर की अफगान विदेश मंत्री से मुलाकात, हाँ, वो भी अहम थी। तालिबान के सत्ता में आने के बाद पहली ऐसी उच्च स्तरीय बातचीत। बिल्कुल, ये दिखाती है कि भारत अपने पड़ोस में सुरक्षा और मानवीय चिंताओं को लेकर संवाद के रास्ते खुले रखना चाहता है, भले ही तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता न दी गई हो। ये वाकई एक जटिल संतुलन साधने जैसा है। एक तरफ अमेरिका जैसे बड़े साझेदारों के साथ रिश्ते गहरे करना और दूसरी तरफ क्षेत्रीय वास्तविकताएं और अपने स्वतंत्र हितों को साधना। क्या इसे ही वो बहुसंरेखण या मल्टी अलाइनमेंट कहते हैं जिसकी चर्चा आजकल होती है? हाँ, आप इसे बिल्कुल बहुसंरेखण का एक व्यावहारिक उदाहरण मान सकती हैं। भारत किसी एक गुट या शक्ति के साथ पूरी तरह बंधने के बजाय मुद्दे दर मुद्दे अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर विभिन्न देशों और समूहों के साथ काम करने की कोशिश कर रहा है। ये एक लचीली और व्यावहारिक विदेश नीति है और शायद आज की जो बहुध्रुवीय दुनिया है उसमें जरूरी भी है। और इस कूटनीतिक व्यस्तता में पर्यावरण का मुद्दा भी पीछे नहीं रहा। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव प्री कॉप 30 चर्चाओं के लिए ब्राजील गए थे। हाँ, वहां उन्होंने जलवायु वित्त अनुकूलन और वैश्विक जलवायु कार्रवाई में समानता यानी इक्विटी पर भारत का पक्ष जोरदार तरीके से रखा। ये भारत के उस पुराने और लगातार रखे जा रहे पक्ष को दोहराता है जो साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों CBDR के सिद्धांत पर आधारित है। CBDR, हाँ। इसका सीधा मतलब है कि देखो, जलवायु परिवर्तन से लड़ने की जिम्मेदारी तो सबकी है, लेकिन जिन देशों ने ऐतिहासिक रूप से ज्यादा उत्सर्जन किया है यानी विकसित देश और जिनके पास संसाधन भी ज्यादा है, उन्हें बड़ी भूमिका निभानी चाहिए, खासकर विकासशील देशों को वित्तीय और तकनीकी मदद देकर। बिल्कुल। कॉप जैसी बड़ी बैठकों से पहले इस तरह की चर्चाएं अहम होती हैं ताकि मुख्य मुद्दों पर एक आम राय बनाने की जमीन तैयार हो सके। और भारत अनुकूलन यानी एडेप्टेशन और हानि एवं क्षति यानी लॉस एंड डैमेज जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दे रहा है। ठीक है, चलिए अब अर्थव्यवस्था और वित्त की दुनिया का रुख करते हैं। मुंबई में हाल ही में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 हुआ। हाँ, काफी चर्चा थी उसकी। थीम थी AI द्वारा संचालित बेहतर दुनिया के लिए वित्त को सशक्त बनाना। इसमें भारत का जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है DPI, जैसे UPI, आधार, उसकी सफलता की बात हुई और वित्तीय सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के बढ़ते इस्तेमाल पर भी काफी चर्चा हुई। हाँ, ये फेस्ट दिखाता है कि भारत फिनटेक इनोवेशन में दुनिया में एक अहम खिलाड़ी बन गया है। बिल्कुल। DPI ने डिजिटल भुगतान में तो क्रांति ला ही दी है और अब नजर AI पर है। AI का इस्तेमाल लोन देने की प्रक्रिया बेहतर बनाने, धोखाधड़ी रोकने, ग्राहकों को व्यक्तिगत सलाह देने, ऐसी कई चीजों में हो सकता है, जिससे वित्तीय समावेशन मतलब ज्यादा लोगों तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाने में मदद मिल सकती है। लेकिन चुनौतियां भी होंगी। क्रांति लाई AI अब शायद कर्ज और निवेश की दुनिया में वही करने की कगार पर है, लेकिन हाँ, नैतिक सवालों के साथ। सही है, तकनीक की दोधारी तलवार। अच्छा, मैक्रो इकोनॉमिक संकेतों की बात करें तो भारतीय रुपया काफी हद तक स्थिर बना रहा। सूत्रों का कहना है कि इसे मजबूत विदेशी पोर्टफोलियो प्रवाह FPI और कुछ बड़े IPO से सहारा मिला। बॉन्ड यील्ड में भी कुछ नरमी के संकेत हैं। इन सब का आम निवेशक या अर्थव्यवस्था के लिए क्या मतलब निकाला जाए? मोटे तौर पर तो ये सकारात्मक संकेत माने जाते हैं। FPI का मजबूत प्रवाह और सफल IPO ये आमतौर पर निवेशकों के भरोसे को दर्शाते हैं। उन्हें लगता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि की उम्मीद है। अच्छा। बॉन्ड यील्ड में नरमी का मतलब हो सकता है कि सरकार और कंपनियों के लिए बाजार से उधार लेना शायद थोड़ा सस्ता हो जाए, जो निवेश को बढ़ावा दे सकता है। हालांकि ये तस्वीर का सिर्फ एक पहलू है। वैश्विक कारक जैसे कच्चे तेल की कीमतें, दुनिया भर में ब्याज दरें, भू राजनीतिक तनाव, ये सब भारतीय अर्थव्यवस्था और रुपये पर असर डाल सकते हैं।
हाँ, वो तो है। और घरेलू मोर्चे पर महंगाई को काबू में रखना और विकास की गति बनाए रखना भी जरूरी है। तो स्थिरता अच्छी बात है, पर लगातार नजर बनाए रखना जरूरी है। हाँ, ये सकारात्मक तस्वीर है। पर क्या क्या कुछ सूत्रों में इन विदेशी निवेशों पर ज्यादा निर्भरता के जोखमों की भी बात है जी? कभी-कभी ये हॉट मनी जितनी तेजी से आती है, उतनी तेजी से निकल भी सकती है, अस्थिरता पैदा कर सकती है। लेकिन ये अस्थिर भी हो सकता है, जैसा आपने कहा। अगर वैश्विक हालात बदलते हैं या निवेशकों का भरोसा डगमगाता है, तो ये पैसा तेजी से बाहर जा सकता है। उससे रुपए पर दबाव पड़ सकता है, वित्तीय बाजारों में उथल-पुथल मच सकती है। इसीलिए मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखना और अर्थव्यवस्था के जो बुनियादी सिद्धांत हैं, उन्हें दुरुस्त रखना महत्वपूर्ण होता है, ताकि ऐसे झटकों को सहा जा सके। ये निर्भरता और जोखिम के बीच बिल्कुल संतुलन साधने का मामला है। बिल्कुल। अच्छा, अर्थव्यवस्था से जुड़ा एक और अहम कदम, विदेश मंत्रालय ने प्रवासी गतिशीलता विधेयक 2025 का मसौदा जारी किया है। ये मौजूदा उत्प्रवास अधिनियम 1983 की जगह लेगा। इसका मकसद क्या है? ये एक बहुत जरूरी और कह सकती हूँ लंबे समय से अपेक्षित सुधार है। 1983 का कानून 40 साल से भी ज्यादा पुराना है। तब से दुनिया भर में प्रवासन के तरीके, श्रमिकों के अधिकार, चुनौतियां सब बहुत बदल गए हैं। हाँ, सही बात है। तो इस नए विधेयक का लक्ष्य है पूरी उत्प्रवास प्रक्रिया को आधुनिक बनाना, विदेशों में काम करने वाले लाखों भारतीय श्रमिकों के हितों और कल्याण की बेहतर सुरक्षा करना, भर्ती एजेंटों को ज्यादा जवाबदेह बनाना और पूरी प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी और सुरक्षित बनाना। इसमें श्रमिकों के लिए सहायता तंत्र मजबूत करने और उनकी शिकायतों के निपटारे के लिए बेहतर व्यवस्था बनाने का भी प्रस्ताव है। ये विदेशों में भारतीय श्रम शक्ति की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। हाँ, मतलब ये सिर्फ कानून बदलना नहीं, बल्कि विदेशों में काम कर रहे भारतीयों के प्रति सरकार की जिम्मेदारी को नए सिरे से परिभाषित करने की कोशिश है। चलिए अब आखिरी खंड की ओर बढ़ते हैं, पर्यावरण, समाज और शासन। पर्यावरण के मोर्चे पर दार्जिलिंग से थोड़ी चिंताजनक खबर आई। भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ। हाँ, स्कूल भी बंद करने पड़े थे शायद। हाँ, 8 से 10 अक्टूबर तक स्कूल बंद रहे, सामान्य जीवन भी अस्त व्यस्त हुआ। ये घटना एक बार फिर जो पहाड़ी क्षेत्र है, उनकी नाजुक पारिस्थितिकी और जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरों की ओर इशारा करती है। भारी बारिश, अस्थिर ढलान और कई बार अनप्लान्ड निर्माण, ये सब मिलकर भूस्खलन के जोखिम को बढ़ा देते हैं। और ये सीधे तौर पर उन मुद्दों से जुड़ता है जिन पर भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बात कर रहा है, जैसे जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन के लिए तैयारी और पैसा, और आपदाओं से होने वाले नुकसान और क्षति के लिए मदद, बेहतर शहरी नियोजन, मजबूत अर्ली वार्निंग सिस्टम्स और पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील विकास मॉडल। इनकी जरूरत यहाँ साफ दिखती है। और ये सिर्फ दार्जिलिंग की बात नहीं, देश के कई पहाड़ी इलाके ऐसी ही चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। अच्छा, सामाजिक मोर्चे पर देखें तो हमने पहले सरोगसी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात की थी, हाँ। जिसे व्यक्तिगत और प्रजनन अधिकारों की जीत माना जा रहा है। हाँ। इसी के साथ खेल जगत से एक अच्छी खबर है। 8 अक्टूबर से सीनियर महिला T20 ट्रॉफी शुरू हुई और इस बार रिकॉर्ड 37 टीमें हिस्सा ले रही हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये दोनों घटनाएं अपने अपने दायरे में भारत में बदलते सामाजिक नजरिए और लैंगिक समानता की दिशा में हो रही प्रगति को दर्शाती हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानूनी तौर पर महिलाओं की शारीरिक स्वायत्तता को महत्व देता है। वहीं महिला क्रिकेट में इतनी बड़ी भागीदारी दिखाती है कि खेल के मैदान पर महिलाओं के लिए अवसर बढ़ रहे हैं और उन्हें स्वीकार्यता मिल रही है। हाँ, और इसे शायद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या खेलो इंडिया जैसी पहलों के संदर्भ में भी देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उन व्यापक प्रयासों का ही एक हिस्सा है ये, जिनका उद्देश्य लड़कियों और महिलाओं को सशक्त बनाना है। सही, यानी कानून और समाज दोनों स्तरों पर बदलाव दिख रहे हैं। अब शासन के एक और पहलू पर नजर डालें। इंदौर में परिवहन ऑपरेटरों की एक बड़ी हड़ताल चल रही थी। हाँ, सुना था। वो सरकार के हस्तक्षेप और सफल मध्यस्थता के बाद खत्म हो गई। ये दिखाता है कि प्रशासन किस तरह संघर्षों को सुलझाने और जरूरी सेवाओं को चालू रखने में भूमिका निभा सकता है। हाँ, ये प्रभावी संकट प्रबंधन और संवाद के जरिए समाधान निकालने का एक अच्छा उदाहरण है। जब प्रशासन सक्रिय रूप से मध्यस्थता करता है, सभी पक्षों को सुनता है, तो ऐसे गतिरोधों को हल किया जा सकता है, जिससे आम जनता को परेशानी कम होती है। लेकिन इसी सिक्के का दूसरा पहलू हमने दार्जिलिंग भूस्खलन के संदर्भ में देखा। हाँ, जहां शायद ढांचागत नियोजन और पूर्व चेतावनी प्रणालियों में शासन की कुछ सीमाएं या कमियां उजागर हुईं। बिल्कुल।
ये शासन के दो अलग-अलग चेहरे दिखाता है। एक तरफ तत्काल समस्याओं को हल करने की क्षमता और दूसरी तरफ दीर्घकालिक योजना, सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने की चुनौती। दोनों ही अच्छे प्रशासन के लिए जरूरी हैं। सही कहा। प्रभावी शासन सिर्फ प्रतिक्रियात्मक यानी रिएक्टिव नहीं हो सकता, उसे दूरंदेशी और पूर्वव्यापी यानी प्रोएक्टिव भी होना पड़ता है। तो आज की इस चर्चा में हमने कई अहम बिंदुओं को छुआ। संवैधानिक व्याख्याएं और अधिकार, राज्यपाल की शक्ति, सरोगेसी, भारत की दुनिया में भूमिका, अमेरिका से रिश्ते, पश्चिम एशिया, अफगानिस्तान, जलवायु वार्ता, अर्थव्यवस्था में तकनीक का बढ़ता दखल, फिनटेक, एआई, आर्थिक स्थिरता के संकेत और सुधार के प्रयास, रुपया, प्रवासी विधेयक, पर्यावरण की चुनौतियां, दार्जिलिंग और समाज में बदलाव की आहट, महिला क्रिकेट, प्रजनन अधिकार। इन सब को मिलाकर देखें तो समकालीन भारत की एक जटिल लेकिन गतिशील तस्वीर उभरती है, जहां परंपरा और आधुनिकता, अवसर और चुनौतियां सब साथ साथ चल रहे हैं। इसके मायने क्या है? ये कि भारत लगातार बदल रहा है और कई मोर्चों पर एक साथ जूझ रहा है, आगे बढ़ रहा है। और अंत में एक विचारणीय बिंदु छोड़ जाते हैं। इन सभी घटनाक्रमों को एक साथ रखकर सोचें। एक तरफ व्यक्तिगत अधिकारों को मान्यता देते सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, दूसरी तरफ केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का वो तनाव है। एक तरफ तकनीक से लैस होती अर्थव्यवस्था है, तो दूसरी तरफ पर्यावरण की चिंताएं हैं। एक तरफ वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ पड़ोस की अपनी जटिलताएं हैं। इन सब के बीच भारत 21वीं सदी की इन उलझनों से निपटते हुए संतुलन कैसे साध रहा है? क्या ये संतुलन राज्य के बढ़ते नियंत्रण और व्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच है, या फिर आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच, या शायद राष्ट्रीय हितों और वैश्विक जिम्मेदारियों के बीच? इन विभिन्न क्षेत्रों में कौन से अंतर्निहित तनाव या मूल्य सबसे ज्यादा उभर कर सामने आ रहे हैं? इस पर आगे विचार किया जा सकता है।